धन्यवाद आपका। और अब बात होगी व्यक्ति विशेष की। जी हां, खास पेशकश न्यूज 18 पर व्यक्ति विशेष हम आपको दिखाएंगे कि आज के व्यक्ति विशेष में कौन है। बात होगी आज मायावती की। मैं हूं आपके साथ मेनका चौधरी। नेपाल, लेकिन उससे पहले नजर हेडलाइंस पर। आप देख रहे हैं न्यूज 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। नेपाल विमान हादसे में मरने वाले पांचों भारतीय यूपी के रहने वाले हैं। गाजीपुर जिले के निवासी हैं सभी। आज नेपाल में हुआ था विमान हादसा। नेपाल में बड़ा विमान हादसा। काठमांडू से पोखरा जा रहा प्लेन क्रैश। 72 यात्रियों की मौत, मरने वालों में 5 भारतीय। दिल्ली में बीजेपी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक कल। एनडीएमसी कन्वेंशन सेंटर में होने वाली बैठक में बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, पीएम मोदी समेत 12 राज्यों के मुख्यमंत्री और 35 केंद्रीय मंत्री होंगे शामिल। आगामी चुनावों को लेकर बनेगी रणनीति। प्रयागराज में इन्वेस्टर समिट को लेकर हुआ रोड शो। प्रयागराज में 33,307 करोड़ का एमओयू साइन। निवेशकों में दिखा यूपी में निवेश को लेकर खासा उत्साह। जन्मदिन के मौके पर मायावती ने अपनी बायोग्राफी का विमोचन किया। बीजेपी, एसपी और कांग्रेस पर साधा निशाना। कहा, हमें आगे बढ़ने से रोकने की हो रही साजिश। कासगंज में निर्माणाधीन दीवार गिरने से बड़ा हादसा। मलबे में दबने से 3 लोगों की मौत। हादसे में 2 बहन और भाई की मौत, पिता गंभीर। मकर संक्रांति पर गोरखपुर में खिचड़ी मेले का उत्साह। सीएम योगी ने गुरु गोरखनाथ को किया खिचड़ी का अर्पण। मंदिर में श्रद्धालुओं की भारी भीड़। मैं कुमारी मायावती कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगी। हम आपके साथ हैं। बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। कुमारी मायावती जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। कुमारी मायावती जिंदाबाद, जिंदाबाद। आप लोगों की गरीबी और बेरोजगारी को दूर क्यों नहीं किया? आप लोगों की विभिन्न समस्याओं को दूर का समाधान क्यों नहीं किया? मायावती दलित सियासत का वो महिला चेहरा जिसके नाम कई रिकॉर्ड दर्ज हैं। ये लोकप्रिय सरकार यहाँ कांग्रेस पार्टी व अन्य सभी दलित विरोधी एवं जातिवादी मानसिकता रखने वाली पार्टियों को आसानी से हजम नहीं हो पा रही है। 15 जनवरी 1956 यानी कि आज का ही वो दिन है जब मायावती ने दिल्ली के लेडी सुचेता कृपलानी हॉस्पिटल में जन्म लिया था। बहना तुम संघर्ष करो, 66 साल की ये महिला नेता अपने तेवर, सख्त शासन प्रणाली और बेलगाम अधिकारियों को काबू करने के लिए जानी जाती हैं। हर 9 वर्ष के पहले महीने में ही आज के दिन दिनांक 15 जनवरी को पूरे देश में हमारी पार्टी के लोग मेरा जन्मदिन मनाते हैं। सबसे ज्यादा आबादी वाले उत्तर प्रदेश की राजनीति जितनी अलग, मायावती के राजनीति करने का तरीका उतना ही अलग। बीजेपी के स्पीकर ने पावर का दुरुपयोग किया, हमारे विधायक तोड़े, उनको मिनिस्टर उनको बनाकर उन्होंने अपनी सरकार बचाई। तो इसलिए हमारी पार्टी तोड़ी। ये उत्तर प्रदेश का जवाब है। कभी आईएएस का सपना देखने वाली मायावती सियासत में कैसे आई? कैसे बचपन में लक्कड़ बग्घे के पीछे दौड़ने वाली बच्ची सियासत की सबसे मजबूत लेडी बन गई? कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगी। कैसे अपने सियासी तेवर से मायावती ने बड़े बड़े धुरंधरों को मात दी? जन्मदिन पर व्यक्ति विशेष में आज बात मायावती के इसी सियासी सफर की। जी हां,
सियासत की सरपंच के 66 बसंत। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मेनका चौधरी और आज आप देख रहे हैं हमारा खास शो व्यक्ति विशेष। और आज बात हो रही है दलित सियासत के सरपंच मायावती की, जिनका आज जन्मदिन है। 66 साल की मायावती ने फर्श से सियासत के अर्श तक का सफर तय किया। मायावती के बारे में कहा जाता है कि वो दलित सियासत के सिरमौर हैं। वक्त के पन्नों में उनके किस्से बहुत हैं। हालांकि मौजूदा काल में उनके तेवर कुछ कुंद जरूर नजर आ रहे हैं, लेकिन मायावती के बारे में इतना कुछ सुनने और कहने लायक है कि कभी किस्से खत्म ही ना हो। करीब 25 करोड़ की आबादी वाले उत्तर प्रदेश की सियासत पल पल अपने रंग बदलती है। यहाँ जितनी आबादी है उतने ही तरह की सियासत, लेकिन तमाम सियासी गठजोड़ों में दलित सियासत बेजोड़ है। इस दलित सियासत का सिरमौर है मायावती, जिनका जन्मदिन मनाया जा रहा है। 4 बार सूबे की मुख्यमंत्री रही मायावती पिछले 11 सालों से सत्ता से दूर हैं, लेकिन अपने बर्थडे के मौके पर उन्होंने एक बार फिर से सत्ता में वापसी का दम भरा है। हमारी पार्टी बीएसपी किसी भी पार्टी के साथ कोई भी गठबंधन करके ये चुनाव नहीं लड़ेगी, बल्कि अकेले अपने बलबूते पर ही ये सभी चुनाव लड़ेगी। और आज पार्टी की ये नीतिगत घोषणा करना मेरे लिए इसलिए भी जरूरी हो गया है क्योंकि खासकर कांग्रेस व अन्य कुछ और दलों ने भी षड्यंत्र के तहत बीएसपी से गठबंधन करने का भ्रम जानबूझकर अभी से ही फैलाना शुरू कर दिया है। आज जन्मदिन पर मायावती को हर कोई बधाइयां दे रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से लेकर पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव तक बीएसपी सुप्रीमो को बधाई देते नजर आए, लेकिन कभी वो वक्त भी था जब मायावती के जन्मदिन के जलसे पूरे प्रदेश में हुआ करते थे। मायावती 4 बार सत्ता में रही और जब जब वो सियासत में आई उनका जन्मदिन पूरे प्रदेश का सेलिब्रेशन बन गया। हालांकि आज वो वक्त है जब मायावती अर्श से वापस फर्श पर पहुंच चुकी हैं। चीज में बहन जी की मैं तारीफ जरूर करना चाहूंगा और वो है कानून व्यवस्था। कानून व्यवस्था के प्रति उनका दृष्टिकोण बहुत अच्छा था। मैं उस समय एडीजी लॉ एंड ऑर्डर था और पूरे कार्यकाल में डीजीपी था। जब उनके मंत्रियों ने भी गलती की तो उन्होंने भी जेल भेजने में उनको कोई दिक्कत नहीं हुई, लेकिन जब वोट के तुष्टीकरण की बात आती थी तो बहन जी बिल्कुल अपना जो नजरिया दृष्टिकोण था उससे भटक जाती। राज्य की राजनीति जितनी अलग, अहम और असरदार है, उतनी ही उलझी, मजेदार और हैरत भरी रही है मायावती की कहानी, जिसने हमेशा हमेशा के लिए इस राज्य की सूरत को बदल कर रख दिया। एक वक्त था जब मायावती को उनके पिता ने उनके घर से निकाल दिया था, लेकिन यह मायावती के तब का तेज ही था कि जब वो मन से बोलती थी तो बड़े बड़ों की बोलतियां बंद हो जाती थी। और यही वजह थी कि पूर्व प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव ने कहा था कि मायावती लोकतंत्र के लिए एक चमत्कार है। सियासत में सही वक्त की काफी अहमियत होती है। जो वक्त को भुना लेता है, सियासत में उसका कद और रुतबा दोनों बढ़ता है। ये बात मायावती को शायद बहुत जल्द समझ में आ गई थी। वो दौर था 1977 का, यानी कि देश की राजनीति का वो पल जब आपातकाल की बेड़ियां खुल गई थी और राजनीति में तमाम बदलावों की गुंजाइश दिख रही थी। तभी राजनारायण की एक सभा में पहली बार मायावती ने जब बोलना शुरू किया तो राजनारायण को जमकर कोसा। बस यहीं से मायावती दलितों की नजर में स्टार बन गई और खबर उस शख्स तक जा पहुंची जो दलितों का हीरो था, कांशीराम। उन पे नज़र मान्यवर कांसीराम साहब की एक कार्यक्रम में पड़ी। उन्होंने बहन मायावती से संपर्क किया और उनसे कहा कि क्या हमारा लक्ष्य क्या है, क्या करना चाहती हो आगे। तो उन्होंने अपनी पूरी बात बताई कि मैं आईएएस बन के समाज के लिए कुछ करना चाहती हूँ। तो मान्यवर साहब ने कहा कि आईएएस बन के कितना करोगी, तुम्हें पोस्टिंग नहीं मिलेगी, और अगर मैं ऐसा करना चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ अगर आओ तो तुम्हारे आगे पीछे 50 आईएएस रहेंगे। कहा जाता है कि मायावती आईएएस का सपना पाले थी, लेकिन कांशीराम से मिलने के बाद उनका इरादा बदला।
वो सियासत में जब आई तो पिता ने घर के दरवाजे बंद कर दिए, लेकिन मजबूत इरादों वाली मायावती को कभी डिगा नहीं पाया। 3 जून 1995 वो बहन जी भारत के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बनती हैं और वो कर दिखाती हैं जो मानवर साहब ने उनको बताया था या जो उनके अंदर जज्बा था। निश्चित रूप से जो मानवर साहब ने एक रेखा खींची थी उसको बहन जी ने आगे बढ़ाया। तो संबंध को लेके कोई वो नहीं है। मानवर साहब संस्थापक थे, बहन जी ने उनका हमेशा साथ दिया और उनके कारवां को ही आगे बढ़ाया। 1984 में जब बहुजन समाज पार्टी बनी तो मायावती ने कैराना से पहला चुनाव लड़ा, लेकिन उन्हें इस चुनाव में सिर्फ 44,000 वोट मिले। 1985 में बिजनौर में उपचुनाव हुए तो फिर मायावती ने ताल ठोकी और फिर हारी। 1987 में हरिद्वार में फिर से वो हारी, लेकिन लगातार 3 हार के बाद उन्हें इसका इनाम मिला। 1989 में जब बीपी सिंह की पूरे देश में लहर थी, उस लहर में बिजनौर लोकसभा सीट से मायावती चुनाव जीती और बसपा से मायावती पहली बार सांसद बनी और उसके बाद का इतिहास पूरा देश जानता है। जन्म दिवस पर माया बहन को लाखों लाख बधाई, नारी रत्न के रूप में बहना बन। किसी भी इंसान के तरक्की में वक्त का योगदान बहुत बड़ा होता है। सियासत में तो सही वक्त की अहमियत और बढ़ जाती है। जो वक्त को भुना लेता है, सियासत में उसका कद और रुतबा दोनों बढ़ता जाता है। बात जब सियासत में सही वक्त को भांपने की हो तो एक नाम जरूर जुबान पर आता है और वो नाम है मायावती का। कभी आईएएस बनने का सपना पाल रखा था मायावती ने। सियासत में खुद की अहमियत को जब वो समझ गई तो 3 दशक तक दलितों के दिलों पर राज करते रही। हालांकि आज की तस्वीर कुछ अलग है। मैं कुमारी मायावती कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगी। हम आपके साथ हैं। बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। कुमारी मायावती जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। कुमारी मायावती जिंदाबाद, जिंदाबाद। दिल्ली की झुग्गी बस्ती से यूपी के मुख्यमंत्री आवास तक पहुंचने में मायावती को 18 साल लगे, लेकिन अगले 12 साल में उन्होंने देश के सबसे बड़े राज्य यूपी की 4 बार कमान संभाली। जिंदाबाद, जिंदाबाद। सत्ता तक कैसे पहुंचना है ये मायावती को बखूबी पता है, जो संख्या बल के खेल में पिछड़ने के बावजूद 1 या 2 बार नहीं बल्कि 3 बार ये करिश्मा कर चुकी है। बहन जी की सियासत को समझने के लिए हमें वक्त में थोड़ा पीछे चलना होगा। उस वक्त मायावती दिल्ली के जेजे कॉलोनी में रहती थी। उनका सपना कलेक्टर बनना था, लेकिन 1977 में ऐसा कुछ हुआ कि उन्होंने आईएएस बनने का सपना ही नहीं छोड़ा, बल्कि घर भी छोड़ दिया और निकल पड़ी सियासत की पथरीली राहों पर। दरअसल कांशीराम उन दिनों दलित आंदोलन को धार देने में जुटे थे, जो सत्ता में बहुजन समाज की हिस्सेदारी के लिए कड़ा संघर्ष कर रहे थे। ऐसे में उनके साथ जुड़ी मायावती। कांशीराम ने 1984 में बीएसपी का गठन किया और इसी साल मायावती ने लोकसभा का चुनाव भी लड़ा। हालांकि उन्हें बिजनौर से लोकसभा चुनाव में हार का मुंह देखना पड़ा। 1989 में मायावती बिजनौर से सांसद चुनी गईं और उसके बाद उनकी सियासत में धमाकेदार एंट्री हुई। उस दौर में यूपी की सियासत मंडल और कमंडल के इर्द गिर्द घूम रही थी। ऐसे में बीएसपी ने सुनहरे मौके का पूरा फायदा उठाया और साल दर साल विधानसभा में अपने संख्या बल को आगे बढ़ाया। चर्चा में नहीं होती है, बहुजन समाज पार्टी लंबे समय तक दल के साथ एक मिशन भी था। बहुजन समाज पार्टी की जब से कमान पूर्णतया मायावती जी के हाथ में आई है कांशीराम जी के निधन के पश्चात, तो पार्टी ने आइडेंटिटी पॉलिटिक्स के एजेंडा को परस्यू करने के लिए वो मूर्तियां, पार्क, स्मारक में इतना ज्यादा उलझ गई। गठबंधन की सरकार 1 साल तक तो ठीक चली, लेकिन पंचायत चुनाव को लेकर अनबन इस कदर बढ़ी कि मुलायम को इस्तीफा देना पड़ा। और फिर लखनऊ की मीराबाई गेस्ट हाउस में उस रोज जो कुछ हुआ, उसने मुलायम और मायावती की दोस्ती को दुश्मनी में तब्दील कर दिया। आपके साथ हैं। बहुजन समाज पार्टी
मायावती ने अगले ही दिन मुलायम सरकार से समर्थन वापस ले लिया और फिर बीजेपी के समर्थन से मायावती ने पहली बार सीएम पद की शपथ ली। मायावती जिस तरह की राजनीति करती आई थी, उससे बीजेपी ने जल्द ही किनारा कर लिया और 5 महीने पूरे होने से पहले ही मायावती को कुर्सी छोड़नी पड़ी। करीब 1 साल बाद 1996 में जब यूपी के विधानसभा चुनाव हुए तो किसी भी दल को बहुमत नहीं मिला, जिससे राष्ट्रपति शासन 6 महीने के लिए और बढ़ा दिया गया। ऐसे में बीजेपी और बीएसपी को मजबूरी में एक साथ आना पड़ा। इस बार यूपी की सियासत में एक नया फॉर्मूला देखने को मिला। 6 महीने की सरकार का। मायावती ने यहाँ भी दांव चलकर पहला टर्म अपने पास रखा और दूसरी बार यूपी के सीएम की कुर्सी तक जा पहुंची। मायावती ने कुर्सी संभालते ही कड़े फैसले लेने शुरू कर दिए। भले ही सरकार गठबंधन की थी, लेकिन सभी फैसले अकेले मायावती ही लेने लगी, जिससे बीजेपी में बेचैनी बढ़ गई। 6 महीने बाद जैसे ही मायावती का टर्म पूरा हुआ और कल्याण सिंह दोबारा सीएम बने, तो उन्होंने मायावती के फैसले बारी बारी से पलटने शुरू कर दिए, जिससे नाराज मायावती ने 1 महीने के अंदर ही सरकार से समर्थन वापस ले लिया। उस समय की जो परिस्थितियां थी, उसमें कल्याण सिंह के तमाम सारे ऐसे समर्थक लोग थे जिनके ऊपर मायावती ने भी कोशिश करके अपनी तरफ लाने की कोशिश की थी और ऐसा लग रहा था कि अगर कल्याण सिंह ने यानी कि बीजेपी ने वो समर्थन वापस न लिया होता तो पार्टी को भी नुकसान हो सकता था। तमाम सारे विधायक, तमाम सारे जो इस तरह के लोग थे जो कि पार्टी को मजबूती देते थे, वो भी धीरे धीरे मायावती की ओर आकर्षित हो रहे थे। बीजेपी ने बीएसपी में ही सेंध लगाकर अपनी सरकार तो बचा ली, लेकिन उस दिन विधानसभा जंग का मैदान बन गई। विधायक एक दूसरे पर माइक फेंकने लगे। यूपी में बीजेपी ने जोड़ तोड़ से सरकार बना ली, लेकिन इसका खामियाजा केंद्र में वाजपेयी सरकार को 2 साल बाद भुगतना पड़ा। सदन में 1 वोट की कमी से बीजेपी की सरकार गिर गई और मायावती ने अपना बदला ले लिया। बीजेपी के स्पीकर ने पावर का दुरुपयोग किया, हमारे विधायक तोड़े और उनको मिनिस्टर उनको बनाकर उन्होंने अपनी सरकार बचाई। तो इसलिए हमारी पार्टी तोड़ी। ये उत्तर प्रदेश का जवाब है। वहीं बीजेपी ने यूपी में अपना कार्यकाल तो पूरा कर लिया, लेकिन साल 2002 में यूपी में जब फिर से चुनाव हुआ तो इस बार बीजेपी 88 सीट पर सिमट गई। ऐसे में एक बार फिर मजबूरी में दोनों दल एक साथ आ गए और मायावती ने तीसरी बार यूपी के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। इस बार भी पुरानी कहानी दोहराई जाने लगी। बीजेपी और बीएसपी के बीच दूरियां बढ़ने लगी और 15 महीने बाद ही मायावती को इस्तीफा देना पड़ा। दरअसल मायावती ने ताजमहल की खूबसूरती बढ़ाने के नाम पर करोड़ों की योजनाएं शुरू कर दी, तो केंद्रीय पर्यटन मंत्री जगमोहन ने ताज कॉरिडोर की जांच की सिफारिश कर दी, जिससे दोनों दलों के रिश्ते पूरी तरह से बिगड़ गए। अगस्त 2003 में मायावती ने कैबिनेट बैठक बुलाकर मुख्यमंत्री पद से इस्तीफे का ऐलान कर दिया। सत्ता से दूर होते ही मायावती एक नया समीकरण साधने में जुट गईं। ऐसे में प्रबुद्ध वर्ग को साथ जोड़ने की जिम्मेदारी बीएसपी के राष्ट्रीय महासचिव सतीश चंद्र मिश्रा को दी गई। दलित ब्राह्मण का गठजोड़ असर दिखाने लगा, जगह जगह प्रबुद्ध सम्मेलन होने लगे और बीएसपी का नया नारा सियासी फिजाओं में गूंजने लगा। तभी मायावती के जीवन का सबसे कठिन वक्त आया। 2007 चुनाव से ठीक पहले 9 अक्टूबर 2006 में मायावती के राजनीतिक गुरु कांशीराम का निधन हो गया। साल 2007 के विधानसभा चुनाव में दलित और ब्राह्मण की जुगलबंदी सुपरहिट साबित हुई। और फिर 2007 में जो नारा था सर्व समाज का कि सभी वर्गों को साथ लाना है, विशेषकर ब्राह्मणों को साथ लाना है, और हाथी नहीं गणेश है, ब्रह्मा विष्णु महेश है। हाथी आपको मालूम है बहुजन समाज पार्टी का चुनाव चिन्ह है। तो इससे जो है समाजवादी पार्टी की जो आइडियोलॉजिकल आइडेंटिटी थी उसको बहुत आघात पहुंचा। पहली बार बीएसपी ने अपने बूते बहुमत की सरकार बनाई
और मायावती ने भी रिकॉर्ड बनाया, चौथी बार यूपी के सीएम पद की शपथ लेने का। कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगी। मायावती अब खुलकर फैसले लेने लगी। उनके तेवर पहले से भी सख्त हो गए। अब वो जिस जिले का दौरा करती, वहाँ के अधिकारियों के हाथ पांव फूल जाते। जब तक मायावती दौरे पर रहती, अधिकारियों की सांस ऊपर नीचे रहती। कई बार मायावती ने सबके सामने अधिकारियों को न केवल फटकार लगाई, बल्कि उनको लगे हाथ सस्पेंड भी कर दिया। 2008 में मायावती और महेंद्र सिंह टिकैत के बीच भी टकराव देखने को मिला। दरअसल टिकैत ने बिजनौर में एक रैली के दौरान मायावती पर जाति सूचक टिप्पणी कर दी। 3 दिन टिकैत समर्थकों और पुलिस के बीच टकराव होता रहा, जिसके बाद सिसौली गांव की घेराबंदी कर बिजली पानी रोक दी गई, तो टिकैत ने पुलिस के सामने सरेंडर कर दिया। साथ ही मायावती से माफी मांगनी पड़ी। 2010 में मायावती सरकार पर एनआरएचएम और मनरेगा घोटाले जैसे गंभीर आरोप लगे, जिसके बाद जनता के बीच में सरकार की छवि लगातार बिगड़ने लगी। एनआरएचएम और मनरेगा घोटाले की जांच के बीच भट्टा परसौल की आंच ने सरकार की मुसीबत और बढ़ा दी। दरअसल यमुना एक्सप्रेसवे के लिए जमीन के अधिग्रहण को लेकर किसानों और शासन के बीच ठन गई, जिसके बाद पुलिस फायरिंग में 2 किसानों की जान चली गई। वहीं 2011 में एक और विवाद सामने आया, जब मायावती के एक सुरक्षा अधिकारी सार्वजनिक जगह पर उनकी सैंडल साफ करते नजर आए। लखनऊ से नोएडा तक और दलित प्रेरणा स्थल से लेकर कांशीराम के नाम पर बड़े बड़े पार्क और स्मारकों का एक लंबा सिलसिला चल पड़ा, जिससे सरकारी खजाने के दुरुपयोग को लेकर आवाजें उठने लगी। तो मायावती पर आय से अधिक संपत्ति के गंभीर आरोप लगे, जिसकी सीबीआई जांच आज भी जारी है। मायावती ने 2007 में एक और हैरानी भरा फैसला लिया। उन्होंने अपने करीबी अधिकारी शशांक शेखर को ब्यूरोक्रेसी का बॉस बना दिया। ये पहली बार था कि एक नॉन आईएएस को कैबिनेट सचिव बनाया गया। 2007 से 2012 तक पूरे 5 साल मायावती ने सरकार चलाई, लेकिन जब चुनाव हुए तो जनता ने समाजवादी पार्टी के पक्ष में वोटिंग की। उसके बाद से ही यूपी में बसपा का वनवास जारी है। 2014 के लोकसभा चुनाव में बीएसपी को सबसे बुरे दौर से गुजरना पड़ा और बीएसपी का टुकड़ा साफ हो गया। बीएसपी की लगातार घटती सीटों ने मायावती की चिंता इस कदर बढ़ा दी कि उन्होंने 24 साल पुरानी दुश्मनी को भुलाकर 2019 में एक बार फिर समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन कर लिया और लखनऊ गेस्ट हाउस कांड से जुड़ा मुकदमा वापस ले लिया। इस गठबंधन की बदौलत बीएसपी यूपी में लोकसभा की 10 सीटें जीतने में कामयाब तो रही, लेकिन बाद में बीएसपी और एसपी की राहें फिर से जुदा हो गईं। 2 जून 1995 के केस को वापस लेकर बहुत बड़ी गलती की है। साथ ही इनके साथ ना ही कोई चुनावी गठबंधन आदि भी करना चाहिए था। मायावती पिछले 11 साल से भले ही सत्ता से दूर हो, लेकिन यूपी से लेकर संसद तक मायावती को ऐसे नेता के तौर पर जाना जाता है जो अक्सर चौंकाने वाले फैसले लेती है, और मायावती की यही तेवर उन्हें नेताओं की भीड़ से अलग करते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। यूपी में करीब 32% दलित हैं, यानी इतना बड़ा वोट बैंक जो अकेले सरकार बनाने का दम रखता है। बावजूद इसके 11 साल से मायावती सत्ता से दूर है। यह सच है कि मायावती के हिस्से दलितों का उत्थान, वंचितों का हक, सख्त प्रशासन का तमगा आया, लेकिन मूर्ति विवाद और बड़े बड़े स्मारक और एनआरएचएम घोटाले जैसे दाग भी उनके दामन पर है। जिस बीएसपी का कभी एक मिशन हुआ करता था, जिसके नारे सामाजिक ताने बाने में नए समीकरण पैदा करते थे, वही बीएसपी और बहन जी आज सत्ता से कोसों दूर है। पार्टी का नारा था, वोट हमारा, राज तुम्हारा नहीं चलेगा। तो वो मुद्दे अभी भी वैसे ही हैं, वो मुद्दे आज भी रेलेवेंट हैं। विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगी। मायावती आज यूपी की सियासत का सबसे शांत चेहरा बन चुकी हैं, लेकिन उनके सियासी सफर में कई बार ऐसे तूफान आए जिनसे पूरे प्रदेश की सियासत हिल गई।
या यूं कहें कि मायावती के हिस्से कुछ ऐसे किस्से आए जिनका जिक्र आज कोई नहीं करना चाहेगा। कुछ ऐसा ही किस्सा है बहुचर्चित लखनऊ के गेस्ट हाउस कांड का। बात 2 जून 1995 की है। प्रदेश में सपा बसपा गठबंधन की सरकार थी। बसपा गठबंधन तोड़ने के लिए स्टेट गेस्ट हाउस में बैठक कर रही थी। तभी सपा के विधायक और समर्थक पहुंच गए। उन्होंने मारपीट शुरू कर दी। बसपा विधायकों को उठाकर गाड़ियों में भरने लगे। मायावती के साथ बदसलूकी की गई। मायावती ने खुद को एक कमरे में बंद कर लिया। 4 घंटे बाद जब कमरा खुला तब यूपी की राजनीति के माथे पर गेस्ट हाउस कांड नाम का एक ऐसा कलंक लग चुका था जो आज तक मिट नहीं सका। 1995 के गेस्ट हाउस कांड के बाद यूपी की सियासत तेजी से बदली। सपा बसपा के नेता ही नहीं बल्कि कार्यकर्ता भी एक दूसरे के कट्टर दुश्मन बन गए थे। ये राजनीतिक अदावत 24 सालों तक बदस्तूर कायम रही। लेकिन 2019 में ये सियासत का पहलू बदला। कहते हैं कि सियासत में कभी भी संभावनाएं खत्म नहीं होती और नतीजा ये था कि 24 साल बाद मुलायम सिंह यादव और मायावती एक साथ मंच पर नजर आए। गेस्ट हाउस कांड के बाद मायावती पर दौलत की बेटी होने के आरोप भी लगे। लोग उन्हें धन दौलत की लालची समझने लगे। लेकिन सच तो ये है कि मायावती का बचपन मुफलिसी और अभावों के बीच गुजरा। लेकिन किसे पता था कि वक्त और तकदीर उन्हें इस मुकाम लेकर पहुंचेगी। एक वक्त था जब यूपी की सियासत में मायावती की मर्जी के बिना पत्ता तक नहीं हिलता था। आज तक रिकॉर्ड है कि मायावती जितना सख्त सीएम यूपी ने नहीं देखा। हालांकि अब योगी आदित्यनाथ के सत्ता संभालने के बाद ये मिथक टूटा है। लेकिन बहुजन सरकार के कार्यकाल से आज भी अधिकारी डरते हैं। दलित का दर्द बहन मायावती जी ने समझा और संघर्ष भी किया और इसीलिए उन्होंने सत्ता में भी काबिज हुई। लेकिन इसके बाद सत्ता में काबिज होने के बाद जो धार उनके अंदर थी, आज भी बहन मायावती जी अगर सड़कों पर उतर पड़े तो शायद एक जलजला उत्पन्न हो जाएगा। लेकिन बहन मायावती जी अपने आप को समेट कर एकदम अपने को अपनी पार्टी के इर्द गिर्द ही केवल पार्टी कार्यालय तक ही सीमित कर रही है। निश्चित तौर पर इससे दलित समाज में बहुत ही आक्रोश भी है। जनता के लिए काम करते करते मायावती ने दलितों को कई सामाजिक आर्थिक समानताएं दिलाई। SC/ST एक्ट जैसे कानून मायावती सरकार में इंसाफ का पर्याय बन चुका था। लेकिन मायावती ने दलितों को उनका हक और पहचान दिलाने की कहानी को यहीं पर अधूरा नहीं छोड़ा, बल्कि किस्से को आगे भी जारी रखा। लेकिन जब दलित स्मारकों के नाम पर बड़े बड़े पार्क बनाए गए, जब पार्कों में करोड़ों के हाथी और मूर्तियां लगाई गई, तो मायावती जनता के निशाने पर भी आई। लेकिन उन्हें इन सब बातों से कभी कोई फर्क नहीं पड़ा। मूर्ति विवाद और स्मारकों पर बेअता पैसों का खर्चा वर्ष 2012 में मायावती को ले डूबा। दरअसल एक रिपोर्ट के मुताबिक मायावती ने मूर्ति और स्मारकों पर 6000 करोड़ रुपए खर्च किए थे। हालांकि सरकार मायावती की जरूर चली गई, लेकिन यह स्मारक और मूर्तियां अब भी चमचमा रही हैं। मूर्ति विवाद के अलावा NRHM घोटाले में भी मायावती का नाम उछाला गया। हालांकि कभी कोई जांच मायावती के दामन को दागदार नहीं कर पाई। मायावती तमाम विवादों के बावजूद आज भी निर्विवाद तरीके से दलितों की सिरमौर है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। व्यक्ति विशेष में फिलहाल के लिए इतना ही। यूपी उत्तराखंड की तमाम खबरों के लिए आप बने रहें न्यूज़ 18 यूपी उत्तराखंड के साथ।